गुलाबी रुत सुर्ख फूलों की। पूरा घर चमचम कर रहा था। ड्राइंग रूम की सेटिंग बदली गई थी। नए पर्दे, कालीन और फर्नीचर के अलावा कुदरती मनाजिर से दिलकश नज़र आती दिल आवेज सीनरी से दीवारों को अनोखा हुस्न मिल गया था। बेडरूम, लाउंज, लॉबी, रूम्स, लॉन और गेस्ट रूम में आर्टिस्टिक माइंड और सलीकामंद हाथों का हुनर जादुआ था। किचन में खानों की इश्तहा अंगेज खुशबुएं फैली हुई थीं। वो खामोशी से ट्रे में सलाद डेकोरेट कर रही थी जब लेमन कलर की जॉर्जेट सूट में फ्रेश सी फराह बेगम अंदर दाखिल हुईं और एक तायराना निगाह साफ सुथरे किचन पर डालकर उससे मुखातिब हुईं। तमाम चीज़ें तैयार हैं? उनकी बारूब आवाज़ में शदीद कबीदगी और तलखी थी। जी, सब तैयार है। फराह बेगम को देखकर हस्बे मामूल रबीका का हाथ और दिल लर्जिश का शिकार हो चुका था। मारे रोब के वो उनसे यूं ही खौफजदा रहती थी। कान खोल कर सुनो, जब तक उमर यहाँ रहेगा उसके सामने अपना ये मनहूस वजूद लेकर मत आना, ताकि वो तुम्हारी नहूसत से दूर रहे। तुम्हारे मनहूस साय से इस घर की खुशियों की बचाने के लिए मैंने एक मुलाजमा का इंतज़ाम किया है। उमर की मौजूदगी में वो यहाँ रहेगी। एक के बाद एक नफरत भरे अल्फाज उनके मुंह से निकलते चले गए और वो घायल होती गई। ऐसा पहली मर्तबा नहीं हुआ था। ऐसे अलकबात वो बचपन से सुनती आ रही थी। मनहूस वजूद, सब्ज कदमों की नहूसत। बचपन से जवानी तक वो खुद को इन्हीं दायरों के हसार में चकराती देखती आई थी। उसकी ज़ात पर नहूसत का ऐसा लेबल लगा था कि वो अपना हकीकी नाम भूल चुकी थी। अगर कोई भूले भटके उसको उसके असल नाम से पुकारता तो वो फ़ौरन नहीं पलटती थी। बड़ा अजनबी और गैर शनासा सा लगता था उसे अपना नाम। अजीब बात थी, बचपन से ऐसे लफ्ज़ों और तानों से घायल और आदी होने के बावजूद वो इन लफ्ज़ों, तानों, नफ़रत अंगेज़ रवैयों, हकारत अमेज़ निगाहों को नज़रअंदाज करना न सीखी थी। हर रोज़ उसे ऐसे ही निगाहों ज़ुबान के खंजरों का सामना करना पड़ता था और वो ढीठ या लापरवाह बनने के बजाय हर ज़ख्म से उठती टीसों पर बेआवाज़ से सख्ती तड़पती रहती थी। आकिब का दोस्त ट्रांसफ़र होने के बायस इस्लामाबाद से यहाँ आ रहा था। उमर खान, माँ बाप का इकलौता चश्मो चिराग, आला ख़ानदान और हाई स्टेटस वाला बंदा जो किस्मत से गंवारा भी था। फराह बेगम की उकाबी निगाहों और शातिर फितरत फ़ौरन अलर्ट हो गई। वो काफ़ी अरसे से निमरा के लिए किसी ऐसे लड़के की तलाश में थी। मुख्तसर फैमिली, ऊंचा ख़ानदान, दौलत और शोहरत और लड़का भी इकलौता। उनकी मुराद पर आई। आकिब ने सरसरी जिक्र किया था कि उसके दोस्त उमर का यहाँ ट्रांसफ़र हो गया है। फर्म की जानिब से घर मिलने में कुछ वक्त लगेगा, तब तक वो होटल में रहेगा। फराह बेगम मचल गईं कि ये किस तरह मुमकिन है। उनका घर होते हुए उमर होटल में रहे। पहले तो उमर माना नहीं, मगर फराह के बेहद इसरार पर मजबूर होकर उसने हामी भर दी और उसी दिन से फराह बेगम, जो हाथों के बजाय दांतों से पैसा खर्च करने की आदी थी, बड़े खुले दिल से बड़े बड़े नोट खर्च करने लगी थी। पूरे रोहेल विला की अक्सर नो तज़ीयों आरइश की गई थी, जिसका सारा बोझ रबीका के कंधों पर था, जिसकी रात दिन की अनथक मेहनत सलीकामंदी के बायस हर शय चमचमा रही थी। आज उमर को आना था। सुबह से वो किचन में मसरूफ़ थी। आकिब के हमरा निमरा उमर को रिसीव करने एयरपोर्ट गई हुई थी। किचन से फारिग होकर उसने टेबल सेट की थी और कमरे में चली आई। असर की अजान हो चुकी थी। वो वज़ू करने बेसन की जानिब बढ़ गई थी। उमर की शख्सियत बागो बहार थी। उसकी आमद ने रोहेल विला की उदासी और खामोशी में हंसी के जल तरंग बुझा दिए थे। वो बहुत बोलने का आदी था, बहुत दिलचस्प गुफ्तगू करता था। जब से वो आया था निमरा के कहके बेकाबू हो गए थे। फराह बेगम भी मुस्कुराने लगी। आकिब ने एक हफ्ते तक उसे भरपूर कंपनी दी थी। फिर उसके इसरार पर वो ऑफिस जाने लगा था। ऑफिस से वापसी पर वो दोनों अक्सर बाहर निकल जाते और उनकी वापसी खाने के बाद होती थी। निमरा बेहद खुश रहने लगी थी। अक्सर वो उमर के साथ बाहर जाती थी। फराह बेगम आज खुद उन्हें मौका देती, साथ बैठने का, बातें करने का। उमर से आकिब की दोस्ती बहुत पुरानी थी। उमर के वालिद आर्मी में थे। उनकी पोस्टिंग कराची में हुई और कई साल वो कराची में रहे थे।
उन के बराबर वाले बंगले में। तब से इन घरानों में दोस्ती की बुनियाद बढ़ गई थी, जो गुजरते वक्त के साथ साथ मजबूत हो गई। रोहेल साहब बहुत आला इखलाक, शीरी मिजाज के मालिक थे। उमर के वालिद जिब्रान खान से गहरी दोस्ती थी। दोनों बेगमात में भी खासी मोहब्बत थी। जिब्रान की पोस्टिंग कराची से दूसरे शहर और शहर दर शहर होती रही, लेकिन उनकी दोस्ती बरकरार रही थी। फिर आला तालीम के लिए अमेरिका चला गया। रोहेल साहब की डेथ हो गई। आकिब से बड़ा साकिब अमेरिका चला गया था। बिजनेस के सिलसिले में आकिब पढ़ाई और घर की जिम्मेदारियों में उलझकर उमर से मुस्तकिल रब्ता न रख सका था। उनके दरमियान कम रब्ता रहता था। 5 साल बाद वो फिर मिल बैठे थे। पुराने मुरासिम असरनो इस्तवार हुए थे। रात खाने की मेज़ पर वो चारों मौजूद थे। माँ के इशारों पर निम्रा बढ़ बढ़ कर उसे डिशेस पेश कर रही थी, जो वो शुक्रिया कहकर प्लेट में डाल रहा था। उसके बराबर में बैठा आकिब भी कुछ न कुछ उसके आगे रख रहा था, जबकि उमर खाना खाते हुए बातें भी कर रहा था, मगर उसकी मुतजस्सिस निगाहें डाइनिंग रूम से मुल्हिका राहदारी की सिमत बार बार उठ रही थीं, जिस सिमत किचन था, और मुलाजमा रशीदा गरम गरम फुलके इस तरफ लेकर आ रही थी। क्या हुआ बेटा, रुक क्यों गए? खाओ ना। फरा बेगम उसके हाथ को रुकता देखकर बोली तो वो फौरन संभल गया। मैं खा रहा हूँ। असल में खाना इतना टेस्टी होता है कि पेट भर जाता है, मगर नीयत नहीं भरती। उसके लहजे में हकीकी सताइश थी। फरा बेगम के चेहरे पर मुनाफिकाना मुस्कुराहट दौड़ गई। जब मैं ब्याह कर इस घर में आई थी तो सब लोग मेरे पकाए हुए खानों के गर्विदा थे। रोहेल के फ्रेंड फरमाइशें करते थे। अब मुझसे ज़्यादा जायका निम्रा के हाथ में आ गया है। बहुत उम्दा कुकिंग करने लगी है। वो आकिब के होंठों पर दर आने वाली तल्ख मुस्कुराहट नज़रअंदाज करके गोया हुई। अरे, इतनी अच्छी कुकिंग निम्रा करती है? निम्रा वेरी एक्सीलेंट एंड वंडरफुल कुकिंग, वो मुस्कुराती हुई निम्रा को देखकर बोला, जबकि फरा बेगम ने तेज़ निगाहों से आकिब को घूरा, जो कुछ कहना चाहता था। सिर्फ खाली खुली शाबाश से काम नहीं चलेगा, आपको बाहर किसी अच्छे इनोपी से आइसक्रीम खिलानी होगी। इस अदा से वो इठला कर बोली, गोया हकीकतन सारी मेहनत और जांफशानी में उसकी ज़ात मुलविस हो। यकीनन यकीनन, अभी चलते हैं। वो राज़ी था। मैं नहीं जा सकूँगा यार, आकिब नैपकिन से हाथ साफ करता हुआ बोला। कोई माजरत नहीं चलेगी, चलो ना यारा, इस तरह कुछ बात हो जाएगी। भाई ऐसे ही करते हैं, मगर आप इनकी बातों में ना आएँ। आप निम्रा को लेकर चले जाओ। आकिब थका हुआ है, कल आपके साथ जाएगा। फरा बेगम ने आकिब के बिगड़े हुए तेवर देखकर उन्हें जल्द रवाना कर दिया था, और उनके जाते ही वो उसके कमरे में चली आई थी। किस बात ने तुम्हारा दिमाग इतना ख़राब कर रखा है? क्यों तुम्हारे लबों पर इस कदर तंजिया मुस्कुराहट रहने लगी है? आखिर चाहते क्या हो तुम? वो आते ही किसी ताकतवर बम की तरह ब्लास्ट हुई थी। मामा, झूठ और मुबालगा आराई की भी एक हद होती है, लेकिन आप और निम्रा वो तमाम हदें पार करती जा रही हैं। ये कहाँ का इंसाफ है कि मेहनत कोई और करे और दाद दूसरा वसूल करे। आकिब की धीमी आवाज़ में मलाल, तासुफ और तंज की आमेज़श थी। तुम्हें इस टाइम की तरफदारी बहुत करनी आती है। बहन की फिक्र नहीं है। भाई बहनों के घर बसाने के लिए ढेरों जतन करते हैं। एक तुम हो जिसको फिक्र ही नहीं, उल्टा बात बिगाड़ने की कोशिश में हो। बहुत गलत तर्ज सोच है आपकी। बेटी और बहन की शादी करने के ये तरीके सतही हैं। इस तरह झूठ बोलकर किसी शख्स को फरेब देकर घर बसाए नहीं जाते, बल्कि घर बसाने से कबल घर उजाड़ने की हमाकतें होती हैं। तुम्हारे मुंह में खाक, बस यही कसर रह गई थी तुम्हारे कहने की। वो शदीद गुस्से से झला कर बोली। मम्मा, मम्मा, मुझसे बदगुमान मत हो। वो उनके करीब आकर बोला, तुमने खुशगुमानी की कोई कसर भी तो नहीं छोड़ी। सॉरी मम्मा, मुझे आपसे और निम्रा से बहुत मोहब्बत है, मगर भाभी के साथ आपका रवैया मुझे परेशानी में मुब्तला करता है। वो भी इस घर की फ़र्द हैं। बहुत मोतबर ताल्लुक़ है उनका हमसे और इस घर से। ख़बरदार, जो तुमने आगे मज़ीद कुछ कहा। वो शदीद इश्तिहाल अंगेज़ लहजे में बोली, नहीं है कोई ताल्लुक़ उसका हमसे और इस घर से। फिर क्यों रखा हुआ है आपने उन्हें यहाँ? वापस भिजवाएं। उनके घर मुफ्त बेकार के लिए रखा हुआ है।